सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा बहुत तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक तो हल्का सा उसका ये रिकैप है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो गोल गोल सर्कल में जा रहा है, तो जब वो यहाँ है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है, जब वो यहाँ है तो वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ है तो वेलोसिटी इस तरफ है, और वो वेलोसिटी इस तरफ है। मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमता तो वेलोसिटी इनके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाती है। बट एनीवे इसमें एक चीज़ तो यही है कि वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू मोशन। वेग हमेशा गति के स्पर्श रेखा के साथ चलता है। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर वाली है वेलोसिटीज, और ये वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हैं। तो ये है वी ए, ये है वी बी, ये वी सी, ये वी डी, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। हर पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी वी बी, ये बोलना गलत हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पोर्टेंट थी, एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स सेंटर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन बदल रही है। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये बोलना भी गलत होगा। सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेंटर की ही तरफ होगा। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब जो बच गया था पहले डिस्कस करने वाला, वो अब यहाँ पर करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट को हर पॉइंट पर ऐसा महसूस होगा जो उसको बाहर फेंकने वाला हो। तो घूमती हुई चीज़ों को जो फोर्स बाहर फेंकता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है उसकी एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, mv²/r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड बताया है, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, हर पॉइंट पे वो बाहर की तरफ फेंकेगा। अब ये ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली सिर्फ एक कंसेप्ट है। पुराने ज़माने में इस कंसेप्ट को काफ़ी बढ़त मिली थी जब ये नया नया बनाया गया था। मॉडर्न फिजिक्स ये जानती है कि एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की रियलिटी में कोई चीज़ होती नहीं, मतलब ये कोई रियल फोर्स नहीं है, इट जस्ट अ सूडो फोर्स। इसको इंटरप्रेट करने के कई तरीके हैं। तो जो सबसे कॉमन इंटरप्रिटेशन है वो यही है कि सूडो फोर्स है, कि सूडो का मतलब होता है नकली। हिंदी में हम इसे बोलते हैं छद्म बल। ओके, तो सूडो फोर्स एक रियल फोर्स है नहीं, लेकिन फिर भी हमें इसको पढ़ना ही है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ये सूडो फोर्स क्यों है ये मैं आपको इनर्शिया पढ़ाते हुए बताऊंगा, जब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए याद कर लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स होता नहीं है। तो पेपर में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल कर देना। एनीवे, तो इसका जो फॉर्मूला बनाया गया था ये mv²/r है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, और मैं ऐसे कर दूं फोर्स इज इक्वल टू ma, तो इस ma और mv²/r को सामने ले आता हूँ, तो ये आ गए आमने सामने। तो m से m गया, इसका मतलब जो a है, a v²/r, ये कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, हिंदी में अपकेंद्रीय त्वरण। तो ये ध्यान रखना कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो m के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है उसमें कहीं भी m नहीं है। ये m है उस ऑब्जेक्ट का वज़न जो घूम रहा है। तो जो चीज़ सर्कल में जा रही है उस ऑब्जेक्ट का वज़न m है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो उसके वज़न पे डिपेंड करेगा, लेकिन उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के वज़न पे डिपेंड नहीं करेगी। और ये ध्यान रखना एक्सेलरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोर्स कम है या ज़्यादा है, डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है कि नहीं, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनीवे, अगर जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, अगर मान लीजिए वो हर पॉइंट पे सेम स्पीड से घूम रहा है, 5 की स्पीड से यहाँ, 5 की स्पीड से यहाँ, तो हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी स्पीड चेंज हो जाए, यहाँ वो जब जा रहा था इस पॉइंट पे तब उसकी स्पीड थी 5, जब वो इस पॉइंट पर पहुँचा तब तक स्पीड हो गई 6, या फिर 5 से 4,
स्पीड अगर बढ़ जाए या घट जाए तो हम कहते हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी में असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। इसका मतलब उसकी स्पीड में कम ज़्यादा हो रहा है। स्पीड में कम ज़्यादा जब भी होगा तब हम एक और नई तरह की एक्सेलरेशन उसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ले लो, मान लीजिए ये आपकी साइकिल की गद्दी है और ये आपने साइकिल को ऐसे उल्टा रखा हुआ है। ओके, ये ज़मीन पे आपकी साइकिल, तो हमने साइकिल को उल्टा करके रखा हुआ है फ़िलहाल, और ये है हमारे पेडल। तो इस टायर को जब आप अपने हाथ से घुमाएंगे और ये मान लीजिए आप इस तरफ फोर्स लगाते हैं, इसको यहाँ से आपने हाथ लगाया और आपने इस तरफ फोर्स लगा दिया, तो वो जो फोर्स आपने लगाया है वो वेलोसिटी के ही टेंजेंट लगाया है, इसीलिए उस टायर की स्पीड बढ़ सकती है। या फिर अगर आप वो फोर्स लगाएंगे तो उस वेलोसिटी के ऑपोजिट लगाएंगे, लेकिन लगेगा तो वो भी टायर के टेंजेंट ही, तो या तो पैरेलल जाएगा वेलोसिटी के या एंटी पैरेलल जाएगा, और उसी से जो टायर के घूमने की स्पीड है ये कम या ज़्यादा होगी। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा वो कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। तो स्पीड चेंज सिर्फ दो ही रीज़न से हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन उस तरफ हो जिस तरफ वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट हो जिस तरफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के पैरेलल अगर होती तो स्पीड बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट लगे एक्सेलरेशन तो स्पीड घटेगी। ऐसे में जो एक्सेलरेशन है टेंजेंट पर लगती है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो ओवरऑल शॉर्ट में अब मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी सर्कुलर मोशन में बेसिकली दो तरह की एक्सेलरेशन होती हैं, एक जो टेंजेंट पे हो और एक जो सेंटर की तरफ हो। ये जो टेंजेंट वाली है इसको मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और सेंटर वाली है ये है एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल। अभी ध्यान रखना एक छोटी सी चीज़, और मैंने शायद सेंट्रिपिटल वर्ड पीछे एक्सप्लेन किया नहीं, कर देता हूँ। हमने जैसे पीछे साबित कर दिया या डिस्कस किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ सूडो फोर्स, मतलब ये कोई रियल फोर्स नहीं होता, लेकिन वैसा ही एक फोर्स और होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये रियल फोर्स होता है और ये बहुत जगह काम आता है। जैसे सर्कुलर मोशन में बाहर फेंकने वाला फोर्स था वो हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल था, ऐसे ही हमेशा एक अंदर खींचने वाला भी फोर्स होता है, ये सेंट्रीपिटल होता है। तो अब हमारे पास बेसिकली तीन फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल जो अंदर खींचे, टेंजेंशियल जो स्पीड चेंज कराए, और सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर फेंके। और ये एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल ये रियल फोर्स नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल वाला, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट बनाया। ये एक्चुअल में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो मेन फोर्स दो ही है, टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल स्पीड चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ घुमाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्न, एंड टेंजेंशियल फोर्स ये स्पीड चेंज करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। तो जब भी कोई चीज़ घूमे वो टर्न कर रही है सेंट्रीपिटल से, और उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है टेंजेंशियल से। सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है, क्योंकि इसके बिना तो टर्न होगा ही नहीं। टेंजेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जीरो होगा, अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो अब ये दो एक्सेलरेशन हो गए। अब ऐसे में कोई मुझसे पूछ ले कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं जानता हूँ कि एक टेंजेंशियल है एक सेंट्रीपिटल है, नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये तो होगी एक्सेलरेशन के बारे में बात। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा सेंट्रीफ्यूगल पे कब टिक मारे, सेंट्रीपिटल पे कब टिक मारे, वो समझ लेते हैं। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेंकता है कि सेंट्रीपिटल बाहर फेंकता है, तो ये वर्ड्स कंफ्यूज कर देते हैं कि अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल।
तो एक चीज़ समझो, ये जो शब्द है फ्यूगा, फ्यूगा इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। और ये जो शब्द पिटा, इसका मतलब होता है ढूंढना, टू सीक। जैसे अगर आपने कभी कोई ये वर्ड सुना हो, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव होता है भगोड़े, भगोड़ा। मान लीजिए कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ, 4-5 महीने ट्रेनिंग करी और इतने में उसको समझ में आ गया मेरे बस की बात नहीं है, और फौज से भाग खड़ा हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं छोड़ाया, तो फौज उसको भगोड़ा घोषित कर देती है। वो कहते हैं ही हैज़ बिकम अ फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव होता है भाग जाना, फ्यूगा शब्द ही निकल गया है। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है जो सेंटर से भागता हो, ऐसा फोर्स जो आपको सेंटर से दूर भगा के ले जाता हो, वो सेंट्रीफ्यूगल है। तो सेंटर में कोई चीज़ गोल 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 घूम रही है, तो जो सेंटर से उसको दूर भगा के ले जाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल है। और पिटा मतलब ढूंढना, कोई चीज़, किसी चीज़ को तुम ढूंढते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो सेंटर को ढूंढता है, यानी वो हमेशा सेंटर की तरफ जाता है। तो ध्यान रखना, बिना सेंट्रीपिटल के तो चीज़ घूम ही नहीं सकती। सेंट्रीपिटल तो घूमने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके बिना घूमना पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट पे होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर होगा, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी की वजह से चीज़ घूम सकती है, वरना घूम ही नहीं सकती। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके रिटर्न में लगता है, ऐसा फील होगा हमें, रियलिटी में लगेगा नहीं, तभी तो सूडो फोर्स है, लेकिन हमें महसूस होगा कि शायद सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। और इस बात से काफ़ी सालों तक साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज रहे थे। मतलब उस टाइम पे सन 1600 के आसपास जब मैकेनिकल फिजिक्स की डेवलपमेंट हो रही थी, कि सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअल में है या नहीं है, क्योंकि इसके इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये वैसे रियलिटी में फोर्स आया कहाँ से ही दिखता नहीं। एनीवे, अब एक बात देखो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा हो, सेंट्रीफ्यूगल कम हो, मतलब अंदर खींचने वाला फोर्स है ज़्यादा, बाहर फेंकने वाला है कम, तो ऐसे में वो चीज़ घूमते 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 अंदर आ जाएगी, क्योंकि अंदर खींचने वाले फोर्स की मात्रा ही ज़्यादा है। अगर सेंट्रीपिटल की मात्रा ज़्यादा हो, सेंट्रीफ्यूगल की कम। सेंट्रीपिटल हाँ, अभी तो मैंने बता ही दिया था। अगर सेंट्रीपिटल कम हो, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा, मतलब बाहर फेंकने वाला ज़्यादा है, अंदर खींचने वाला कम है, तो ऐसे में चीज़ घूमते 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 उड़ के बाहर चली जाएगी। तो ये कंडीशन है व्हेन सेंट्रीफ्यूगल इज मोर देन सेंट्रीपिटल, ये है व्हेन सेंट्रीपिटल इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन अगर कोई चीज़ परफेक्ट सर्कल में घूमता रहे, ना वो अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू बराबर है। अब ध्यान रखना, फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल, अब केंद्रीय बल के लिए जो फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, mv²/r, लेकिन फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, कंडीशंस। ग्रेविटी का फोर्स है वो, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला लगेगा। स्प्रिंग का फोर्स है तो स्प्रिंग का फॉर्मूला लगेगा। वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगेगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, G(m)/r² लग सकता है अगर वो ग्रेविटी का है, वही K(q)/r² लग सकता है अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहीं -kx ये फॉर्मूला लगेगा अगर वो स्प्रिंग का है, ऐसे μ(mg)cos थीटा लगेगा अगर वो फ्रिक्शन का है। तो ये तमाम कंडीशंस पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि ये तो एक रियल फोर्स है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा फोर्स आया कहाँ से, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल तो रियल फोर्स नहीं है। इसका यही एक फॉर्मूला है। अब कई बार हम सेंट्रीपिटल की जगह यही रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है नहीं, ये सिर्फ हम तब रख देते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है परफेक्ट सर्कल में। तो जब कोई चीज़ परफेक्ट सर्कल में घूमती हो तो हम mv²/r रख देते हैं सेंट्रीपिटल, लेकिन टेक्निकली वो सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला है, ना कि सेंट्रीपिटल का। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये धरती है और ये चांद है, और चांद धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि वो परफेक्ट सर्कल में चक्कर काटे, उसके लिए चांद को कितनी स्पीड से भागना चाहिए। तो वो जो ऊपर फॉर्मूला था ना mv²/r, इसमें ये v है घूमने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये m है उस ऑब्जेक्ट का वज़न, और ये r है उसका रेडियस। तो इसमें अब हम रूल लगाते हैं कि इसके अंदर खींचने वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस चांद को बाहर फेंकने वाला फोर्स
यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होने चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल है। देखिए ऊपर जो मैंने सेंट्रीपिटल के इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप लेता रहता है, कभी ग्रेविटी, कभी स्प्रिंग, कभी कुछ। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ने गुरुत्वाकर्षण का रूप ले लिया है। तो मैं कहूँगा सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीपिटल यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मार दूंगा Gm/r²। ऐसे ही ये mv² इस तरह से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। ध्यान रहे ये r और ये r अलग अलग चीज़ें हैं। mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में r का मतलब है ऑब्जेक्ट जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस। ग्रेविटी में Gm/m1m2/r², इसमें जो r है, इस r का मतलब है एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर का डिस्टेंस। ये है रेडियस, ये है डिस्टेंस, ये दूरी है दो पॉइंट्स के सेंटर टू सेंटर, और ये घूमने का रेडियस है। यानी ये तो तब भी लगेगा जब रेडियस चाहे हो ना हो, कोई चीज़ घूमे ना घूमे, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ये फॉर्मूला तब तक नहीं लगेगा जब तक रेडियस ना आ जाए। बाई चांस इस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि चांद उसी रेडियस पर घूम रहा है जितनी उसकी धरती से दूरी है। तो यहाँ पे एक r से r कट जाएगा, एक m से m कट जाएगा, और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी v=√Gm/r। ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया है। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जितनी स्पीड से सैटेलाइट्स घूमती हैं। पर अभी तक के लिए उसकी डिटेल ज़रूरी नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का एक बेसिक सा आइडिया देना था। पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल पे किस पे टिक मारना है, तो ध्यान रखना ज़्यादातर क्वेश्चन अगर तुक्का मारो 98% क्वेश्चन में आपका आंसर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। तो एक तो अगर कंफ्यूज हो गए तो रट्टा मार लेना भाई सेंट्रीफ्यूगल है। बाकी अब मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको हल्का फुल्का दे देता हूँ। अगर कभी भी आपको दिमाग लगा के समझ में आ जाए कि अंदर खींचने वाला ही फोर्स पूछ रहा है, तो ऐसे में बिना सोचे समझे सेंट्रीपिटल पे कर देना। और अगर ये साफ साफ पता चल जाए कि बाहर फेंकने वाले फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो क्लियरली सेंट्रीफ्यूगल कर देना। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि ये एक आदमी है और इसके हाथ में एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग पे इसने पत्थर बांध रखा है, और इस पत्थर को अपने चारों तरफ ऐसे 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 घुमा रहा है। तो घुमाते ये स्प्रिंग थोड़ा सा खींच के लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि घुमाते हुए एक स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया है, खिंच गया है, और वो खिंचा हुआ स्प्रिंग वापस अंदर आने की कोशिश करता है। तो वापस भीतर लाने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? तो सेंट्रीफ्यूगल पे तो टिक नहीं मारोगे ना वहाँ पे, क्योंकि वो अंदर ला रहा है, तो सेंट्रीपिटल आएगा। ऐसे ही मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल ऐसे आ जाएंगे कि आप एक तेज़ रफ्तार से भागने वाले एक ऑटो रिक्शा में बैठे हो, ठीक है, और वो ऑटो रिक्शा अचानक झटके से एक रोड पे मुड़ जाता है, तो आपको बाहर उड़ के गिरने का फोर्स महसूस होगा। तो वो फोर्स आपको कौन सा महसूस हुआ? ऑप्शन दे देगा, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल। तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल पे टिक मारना, क्योंकि आप झटके से घूमे हो तो बाहर फेंक रहे हैं। तो ये तो एक क्लियर पता चल जाता है सेंट्रीपिटल पे कब टिक करना है, कब नहीं करना है। बाकी ज़्यादातर पे सेंट्रीफ्यूगल पे टिक लगता है। कुछ एक उसके स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, वो समझ लेते हैं। एक तो एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को सेपरेट करना। जैसे सबसे कॉमन इसमें एग्जाम्पल आता है, दही में से लस्सी अलग करनी है और दही में से मक्खन अलग करना है। तो दही तो इन दोनों का ओरिजिनल मिक्सचर था। इन दोनों चीज़ों की डेंसिटी डिफरेंट है, अलग अलग है। एक हल्का है, एक भारी है, और ओरिजिनली ये दोनों मिक्स हो रखे थे। तो ये ओरिजिनली ये नॉर्मल उनकी डेंसिटी थी। तो दो डिफरेंट डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स को जब सेपरेट किया जाता है तो वहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल, दही तो बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेलिज है, सेल ऑर्गेनेलिज मतलब कोशिकाओं के अंदर जो भी उनके छोटे छोटे बाकी पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह, तो उनको जब सेपरेट किया जाता है, तो सेपरेट करने का ऐसा तो तरीका नहीं है कि भाई माइक्रोस्कोप के नीचे लगाओ और चिमटी लगा लगा के निकाल लो एक एक माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे नहीं कर सकते। बेसिकली उनको क्रश करके उनका मैश पेस्ट वगैरह बना के उनको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और फिर घुमाते हैं पूरी तरह से खतरनाक घूमने वाली मशीन्स में, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। कोई भी मशीन तेज़ रफ्तार से घूमती हो जिसमें चीज़ों को घुमाया जाएगा, उनको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज उन्हीं में से एक है जो बहुत बुरी तरह से गजब के आरपीएम के साथ घूमेगी। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हो उसकी, तो उसकी आरपीएम की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में डाल देते हैं। उसके बाद जब टेस्ट ट्यूब निकालते हैं तो सारी चीज़ें अलग अलग लेयर पे अरेंज होती हैं, सेपरेट हो गई।
इसी तरह से यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटम बम वगैरह बनाने में। तो उसमें यूरेनियम 238 नेचर में ज़्यादा अबंडेंट है और ये 235 1% से भी कम है। तो इसकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए सेपरेशन करना है थोड़ा बहुत, यूरेनियम 238 को थोड़ा बहुत दाएं बाएं निकाल दो, तो इसकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम पाइप्स वगैरह उसके लिए बनाए जाते हैं और गोल गोल उनमें फिर कई कई महीनों तक घुमाया जाता है। तो जब भी कोई कंट्री खूब मात्रा में इस तरह से एल्यूमिनियम पाइप्स वगैरह अगर इंपोर्ट करता है तो एक इंटरनेशनल लेवल पर इंडिकेटर होता है कि शायद वो कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल में इंटरेस्टेड है। जैसे हाल ही में पिछले साल 2015 में हुआ था जब इराक कोशिश कर रहा था एक्वायर करने की, तो यूएसए ने इंटरफेयर किया। तो ये बेसिक तरीका होता है कि 235 को 238 से कैसे सेपरेट किया जाए, लेस अबंडेंट मटेरियल को मोर अबंडेंट मटेरियल में से फिल्टर आउट करना है। पहले और दूसरे तरीके होते थे पुराने ज़माने में, 1945 का दौर गया, उस टाइम पे पुराने मेथड होते थे जहाँ पे उनको वेपर बनाया जाता था और फिर उनको पास करते थे और सेपरेट करते थे। अब आज के दिन सेंट्रीफ्यूगल मशीन ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है और ये ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री कर सकता है। तो एक तरह से ये नुकसान भी है, बट एनीवे अगर आप उसको थोड़ा बहुत परसेंटेज में एनरिच कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आ सकता है। लेकिन अगर कोई कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में 235 कर दे और 238 की परसेंटेज काफ़ी कम कर दे, जहाँ तक मुझे ख्याल है शायद 30% और फिर को 70 बना दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। ऐसी सिचुएशन में इसे बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। वरना नॉर्मली तो 1% से भी कम था, बढ़ा के परसेंटेज इतना ज़्यादा कर दिया। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो हो जाता है वो हो जाता है वेपन ग्रेड यूरेनियम, कि अब उससे एटम बम बनाना संभव है। जबकि जो नॉर्मल एनरिच्ड यूरेनियम है इसको सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है, जैसे एटम बम नहीं बनाया जा सकता। तो एक तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल का फ़ायदा। फिर सेंट्रीफ्यूगल से कपड़े सुखाने का एक एग्जांपल आता है कि वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है, वॉशिंग में ड्रायर, तो उस ड्रायर में कपड़े कौन से फोर्स की वजह से सूखते हैं। तो बेसिकली सीन ये है कि ये है वो ड्रायर वाला पार्ट, आपने इसके अंदर कपड़े डाल दिए और आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और चाबी घुमा दी, अरे खा गया। उसके बाद ये फिर गोल गोल घूमेगा। अब इसमें होते हैं छोटे छोटे छेद। अब वो जोर से जब घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर चीज़ को इन छेदों में से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। अब कपड़े तो इतने बड़े हैं वो तो इस छोटे छोटे पोर्स में से निकल नहीं सकते, लेकिन जो पानी की बूंदें हैं वो इस खतरनाक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सह नहीं पाती, पानी निकल जाता है यहाँ से। बाद में ढक्कन खोल के हटा के देखते हैं तो कपड़े भी एक्चुअली सेंटर में गड्ढा सा बना मिलता है, क्योंकि वो भी साइड में जाने की कोशिश तो की उन्होंने भी, पर चूँकि साइड में दीवार आ गई थी तो इसलिए वो निकल नहीं पाए। तो कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हेल्प लेते हैं। तो कुछ बेसिक एग्जांपल आते हैं पेपर में। बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब रोड का साइड से झुका देना। तो जैसे मान लीजिए रेसिंग ट्रैक है, तो इस तरह से कोई रेसिंग ट्रैक है, इसको अच्छे से बनाते हैं। लेट्स से कुछ मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई रेसिंग ट्रैक हो, ये उसका क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ भाग रही हैं तेज़ रफ्तार से, एनीवे, और यहाँ स्टेडियम पे खचाखच भरा हुआ है। एक्चुअल में तो पूरा कंप्लीट सर्कल होगा, तो नीचे यहाँ पे लोग खड़े हैं, मान लो जो भी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हैं, नीचे ग्राउंड है। तो रेसिंग ट्रैक में साइड में ये रोड की ज़्यादा ऊंचाई है, सेंटर में रोड की ऊंचाई कम है। उसका रीज़न ये है कि जब गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से घूमेंगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन गाड़ियों को उड़ा के बाहर फेंक सकता है। वो हम चाहते नहीं, तो हम ढलान बना देते हैं ताकि ग्रेविटी उसको अंदर खींचने में मदद करे, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाए और ऐसे में चीज़ ना बाहर उड़े ना अंदर आए। तो बैंकिंग ऑफ द रोड किया जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज किया जा सके, ना कि बढ़ाया जाए। एक ही दोनों ही सेंटेंस आ सकते हैं पेपर में कि वाई द बैंकिंग ऑफ रोड इज डन, तो ऑप्शन में दे देगा ताकि सेंट्रीफ्यूगल बढ़े या फिर ताकि सेंट्रीफ्यूगल घटे। तो घटाने के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। ये एंगल, ये जो एंगल हम यहाँ बनाते हैं, ये एंगल थीटा जितना ज़्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल का इफेक्ट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ये क्वेश्चन है। ऐसे ही 6-7 एग्जाम्पल और है, वो आप किसी भी जीके की बुक में एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी जितना इंपॉर्टेंट माल था वो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, इन्हीं से आप बेसिक आइडिया लगा के सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला करते हैं लूपिंग द लूप। अब देखो भाई, दो बातें हैं। जैसे मान लो ये एक
आदमी है, उसके हाथ में रस्सी है और वो पत्थर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, या फिर ये आदमी है और इसके हाथ में, मान लीजिए हाथ को ऐसे कर लेता है, इसके हाथ में रस्सी और पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो ये वाला कहलाता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। और ये वाला कहलाता है वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल का मतलब है कि पत्थर यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, उस पत्थर की हाइट ज़मीन से हर पॉइंट पर सेम है, ना उसकी हाइट बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन वर्टिकल सर्कल का मतलब है कभी पत्थर यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और ज़मीन से जो उसकी हाइट है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। और हर पॉइंट पे अगर हाइट सेम रहेगी तो उसका MGH सेम रहेगा। हर पॉइंट पे हाइट अगर अलग अलग होगी तो MGH अलग अलग होगा। ये MGH का मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो स्थितिज ऊर्जा। तो मैं इस एनर्जी को बीच में अब क्यों घुसा रहा हूँ, आगे एनर्जी पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। तो जब इसकी हाइट हर पल सेम रहेगी तो H हर पॉइंट पे सेम रहेगा, तो MGH सेम रहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज नहीं होगी तो इस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो एक का अगर कांस्टेंट है तो टोटल भी सेम ही आना है, तो काइनेटिक भी कांस्टेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। काइनेटिक अगर सेम रहेगा तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, तो ये पत्थर हमेशा सेम स्पीड से घूमेगा, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, हाइट हर पॉइंट पे चेंज हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे काइनेटिक भी चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक का टोटल कभी चेंज नहीं हो सकता। और काइनेटिक अगर लगातार चेंज होगी तो काइनेटिक होता क्या है, हाफ mv²। ये चीज़ हर पल बदलती रहेगी, बदलेगी, m तो बदल नहीं सकता, m तो पत्थर का वजन है, तो v बदलेगा, तो पत्थर की स्पीड लगातार चेंज होती रहेगी। तो ध्यान रखना कि वर्टिकल सर्कल में पत्थर जब ऊपर नीचे चलेगा तो उसकी स्पीड अपने आप चेंज होती रहती है, जबकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी। तो ये जो वर्टिकल सर्कल में स्पीड चेंज हुई है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तुम हो और ये तुम्हारे हाथ में रस्सी है और रस्सी के ऊपर ये बाल्टी बंधी हुई है और बाल्टी के अंदर है पानी, और तुमने अब इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि इस पानी का बाल्टी में से बाहर बिखरना संभव ना हो पाए, यानी बाल्टी में से पानी एग्जिट नहीं करना चाहिए। तो कम से कम मिनिमम कितनी स्पीड से घुमाऊँ, ऐसे पूछ लिया। तो देखो, एक तो इसका आंसर फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे, डिपेंड्स, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है कितने बड़े सर्कल में घूम रही है, फिर एक दो चीज़ों पे और डिपेंड करेगा कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है वगैरह वगैरह। फिर हर पॉइंट पे स्पीड सेम नहीं है, कि यहाँ पे पूछ रहे हो कि यहाँ पे पूछ रहे हो, ये भी डिपेंड करता है कि स्पीड पूछ कौन से पॉइंट पे रहे हो, क्योंकि वर्टिकल सर्कल है, हर पॉइंट पे स्पीड ही अलग अलग है, तो स्पीड की वैल्यू वैसे ही फिक्स नहीं है, तो कौन से पॉइंट पे पूछ रहे हो। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं। वो वर्टिकल सर्कल अगर आपने करा लिया बिना पानी बिखेरे, उस चीज़ को हम बोलते हैं लूपिंग द लूप, कि आपने उसका चक्कर पूरा कर दिया, छल्ला पूरा बना दिया। लूप छल्ला होता है, तो लूपिंग द लूप, आपने उसका पूरा का पूरा सर्कल करा दिया बिना पानी बिखेरे। अब ये पानी बिखेरने का तो सिर्फ ये एग्जाम्पल है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जेट फाइटर पायलट हो और आप 26 जनवरी को कलाबाजी दिखा रहे हो, तो आप कितनी स्पीड से भाग रहे हो उससे सर्कल का रेडियस डिसाइड हो गया, कि रेडियस आप 10 किलोमीटर का ले गए, इतनी खतरनाक स्पीड है, तो ये तो 10 किलोमीटर का होते होते लोगों के अंदर जा मरेगा। लेकिन अगर आपने स्पीड थोड़ी सी कम कर रखी है तो हो सकता है रेडियस सिर्फ 1 किलोमीटर का ही बने, तो ऐसे में आपका छोटा सर्कल बनेगा। तो वो सर्कल का रेडियस कितना बड़ा होगा ये भी इन चीज़ों से डिसाइड होता है। ऐसे ही मान लीजिए ये सीवर के पाइप हैं, ओके, और नीचे अंडरग्राउंड अभी दबाने हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वालों ने ऐसे ये खुले छोड़ दिए। अब कुछ लड़के आए, इनके अंदर स्केट्स लेके आ गए। तो स्केट्स मतलब ये जो जूतों के नीचे टायर्स वगैरह लगे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो अब इसके अंदर घुस गए और ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं और बाहर से निकल जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो कंप्लीट सर्कल कर लें बिना ऊपर जाके गिरे, तो उसके लिए कम से कम कितनी स्पीड से उनको घूमना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे से चला, ऊपर पहुंचा और स्पीड 0 हो गई, धड़ाम से नीचे गिर गया। कंप्लीट सर्कल करने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं, लूपिंग द लूप के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि क्या आंसर होना चाहिए, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि वो आंसर कहाँ से आया।
तो यहाँ पर मैं दो अलग अलग आपको कंडीशंस बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। इधर यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर मैं बताऊँगा कि रस्सी पर उस समय टेंशन कितनी होगी। टेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं तनाव, कि आपने जो रस्सी घुमाई बाल्टी बांध के, वो रस्सी कितनी ज़्यादा टाइट है, उसका तनाव कितना है, वो भी हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगा। और ये स्पीड, इसको हम बोलते हैं चाल। तो ध्यान रखो भाई, ये जब बॉटम में जा रही है उस समय उसकी स्पीड कम से कम होनी चाहिए √5 rg। ये एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जब वो यहाँ होगी, इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए √3rg, जहाँ पर r का मतलब है ये जो घूम रहे हो इस सर्कल का रेडियस, और g का मतलब है ग्रेविटी। जब यहाँ हो तो उस टाइम पे कम से कम √1rg ये स्पीड होनी चाहिए, कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो चलेगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना गिर के मर जाएंगे या पानी बिखर जाएगा। और इस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों दाएं बाएं पॉइंट है, तो सेम स्पीड चाहिए √3rg। हम सिर्फ इन्हीं 4 पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हैं, एक तो ठीक ऊपर नीचे वाले में और एक दाएं बाएं वाले में। किसी रैंडम पॉइंट पे कि यहाँ से एक एंगल अगर थीटा बने तो यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, ऐसा आपसे कभी कोई पूछेगा नहीं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने 11th-12th करी है तो वहाँ पे आपने ये चीज़ सीखी होगी, फिलहाल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं टेंशन पे। टेंशन सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे जब ये इस पॉइंट पे भाग रहा होता है तो उस समय टेंशन होती है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर टेंशन होगी 0। और जब ये यहाँ होती है आपकी बाल्टी इस डायरेक्शन में भाग रही है, उस समय टेंशन होगी इस तरफ, और वहाँ पर टेंशन की वैल्यू होगी 6mg। ये 0 है, इसका मतलब नल वेक्टर है, तो एक्चुअल में तो इसकी डायरेक्शन आप अपनी मनमर्जी से ले सकते थे। याद रखना, जब भी कोई वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अगर कभी 0 हो जाए तो हम उसे बोलते हैं वो नल वेक्टर है। और ऐसे में उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब तुम्हारी मनगढ़ंत हो सकती है, तुम्हारी मर्जी की, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो एक्चुअल में जब ये 0 बन गया है तो एक्चुअल में तो इसकी डायरेक्शन में कुछ भी ले सकता था, पर नॉर्मली कन्वेंशनल ये है कि डायरेक्शन सेंटर की तरफ आती है, टेंशन की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और कुछ इसमें से यहाँ कभी पूछा जाता नहीं ये। बाकी एक छोटा सा एग्जांपल है जो बहुत फेमस है, मुझे लगता नहीं वैसे तो एसएससी कभी ये चीज़ पूछेगी, पर चूँकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। मान लीजिए एक ऊंचा सा पहाड़ है और ये फिसलन है, तो उस पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है और ऊपर से एक आदमी स्केटिंग करता हुआ आ रहा है। तो ये वो आदमी है और ये उसके स्केट्स, ये स्कीइंग करता हुआ आ रहा है, स्कीइंग, तो फिसलता हुआ आ रहा है। तो उसने अभी फिसलना शुरू किया है, तो कम से कम कितनी हाइट से उसको फिसलना शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ तक आते आते स्पीड इतनी बढ़ जाए जो ऊपर दी गई कंडीशन है उनको पूरा कर जाए और कंप्लीट सर्कल कर जाए, मरे नहीं। कम स्पीड से आएगा तो यहाँ तक आएगा, स्पीड 0 हो जाएगी, गिर के मर जाएगा, हम वो नहीं चाहते। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो यहाँ पर ये एटलीस्ट ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इसकी डिटेल नहीं समझा रहा मैं कि आंसर कहाँ से आएगा, इसका बस याद कर लेना, h = 2.5r। मतलब ये रेडियस जितना भी होगा इसका 2.5 गुना ज़्यादा ये हाइट होनी चाहिए कम से कम। और ज़्यादा हाइट से फिसल के आएगा चलेगा, लेकिन अगर इससे कम हाइट से फिसला तो ये लूपिंग द लूप कंप्लीट नहीं होगा। इसी के साथ ही लूपिंग द लूप का टॉपिक भी ख़त्म। अगला हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन।